अब सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये लूप जो होगा इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा या अपनी जगह पर बना रहेगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन तभी होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स शाला। आज के वीडियो लेक्चर 13.6 में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। लास्ट लेक्चर 13.5 में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर में हम ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, टॉर्क, मैग्नेटिक मोमेंट एंड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक वायर दिया हुआ है, वायर का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जिसमें एल, जिसकी लेंथ एल दी हुई है और जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर को या करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के, पेपर प्लेन के इनवर्ड है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हम फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, तो वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू की बात करूंगा तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आती है जो हम कैलकुलेट करते हैं F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी से। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से निकल कर आएगा, या फिर अगर हम इसे मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में लिखें तो ये आएगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल जो है थीटा जो है वो किसके बीच में है वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो जो यहाँ पर ये आई एल बी, जो थीटा है वो आई एल और बी के बीच में। अब एल क्या होता है, बेसिकली वायर में वायर की लेंथ, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए एंड ये इस वायर का एंड पॉइंट है बी। तो ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, या आप एक तरह से बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो एल होगा। ठीक है ना। अगर वायर में लेंथ किसी और तरीके से भी हो जाए तो भी हम उसको वही शॉर्टेस्ट लेंथ ही लेंगे। अब बात आती है एल वेक्टर। तो डायरेक्शन जो होगी एल की वो कैसे होगी, डायरेक्शन हम करंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। जैसे यहां से एल और बी की शॉर्टेस्ट लेंथ तो यही है। अब यहां पर करंट ए से बी वाली डायरेक्शन में कहीं से आ रहा होगा। ठीक है, तो ए से बी की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ए से किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, बी की डायरेक्शन में। तो वायर की डायरेक्शन भी हम क्या, वायर की जो लेंथ वेक्टर है एल को क्या बोलते हैं हम, लेंथ वेक्टर। बेसिकली ये आई डी एल एक तरह का वेक्टर होता है। हम जब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अगर थोड़ा और अच्छे से लिखे ना, आई डी एल आई एल इंटू बी होता है, ये होता है करंट एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब मैंने ये इसलिए अलग से लिख दिया है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आई एल को क्या लिखें, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है ना। अदरवाइज ये आई एल को कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। लेंथ हमें पता लगी कि वैल्यू क्या लेंगे लेंथ की, डायरेक्शन हम करंट की है। तो ए से बी अगर करंट जा रहा है तो लेंथ की जो डायरेक्शन होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी मैं और न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा। अब बात आती है यहां पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए डायरेक्शन को हम कैसे पता लगाते हैं, हमारे पास राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं आपको। राइट हैंड थंब रूल से भी हम निकाल सकते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा देता हूं और राइट हैंड थंब रूल से भी हम निकाल सकते हैं। देखो राइट हैंड, यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को हमें यूज करना है। लेफ्ट हैंड में थंब, इसके बाद वाली फिंगर और ये वाली, इसको हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। मतलब ये तीन चीजें हैं, ये तीनों, थंब और इसके आसपास के दोनों फिंगर। तो सबसे पहले थंब को ऊपर रखोगे और फिंगर जो है ये यहाँ पर देखो, थंब और ये वाली फिंगर आपस में 90 डिग्री इस तरीके से बनी रहेगी और ये बीच वाली फिंगर ये, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, थंब जो होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली फिंगर बी को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को। मतलब अगर मैं इस पे लिखूं एफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूं बी और यहाँ पर मैं लिख देता हूं आई। ठीक है, तो अगर हम बी और आई
इन दोनों फिंगर्स को बी मैग्नेटिक फील्ड में, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और इसको करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, तो जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा उसको समझते हैं अब। ठीक है, डायरेक्शन देखो, एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। मान लो हमारे पास यही सेम ही ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी हुई। अब फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन है ना, इसको सेट करो। तो मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन को जब आप सेट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ रहा है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। करंट, तो ये करंट कहां पर आ गया, करंट जो ये वाली फिंगर जो है उसको मैंने करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में, और इसको करंट वाले। तो थंब कहां पर आ रहा है, ऊपर वाली साइड में। मतलब अगर ऐसे समझ लो, ये मैग्नेटिक, ये करंट है, ये वायर है, इस वायर में करंट ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वाली साइड। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, ये इस तरीके से करता हूं, तो फोर्स कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता तो फोर्स इस तरफ आ जाता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में एक तरह से। तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो कहां पर आ जाएगी, इसमें इस तरह से फोर्स वाली डायरेक्शन यहां पर निकल कर आ जाएगी। और भी देखते हैं किस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन नीचे दी हुई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को मैं इस तरफ रखूंगा और करंट वाली फिंगर है उसको ऐसे रखूंगा। तो थंब कहां पर आ रहा है, देखो इसको ऐसे रखा और इसको इस तरह से रखा, तो थंब इस वाली साइड आ रहा है, राइट वाली साइड। इसका मतलब जो इस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ यहां पर लग रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, हम फिंगर्स को थोड़ा सा टर्न नहीं कर पाते। तो इसकी जगह हम राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल हर उस जगह लग सकता है जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है या जहां पर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाली गई है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर अगर मैं आई एल क्रॉस बी की बात करूं, तो एल से बी की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा, राइट हैंड की फिंगर्स को एल से बी की डायरेक्शन में टर्न करूंगा, तो वहां पर मेरा फोर्स निकल कर आएगा। अब आप खुद सोचना, एल का मतलब हो जाता है वायर की वो लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली करंट वाली ही डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो वायर की ये लेंथ है और इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो जो एल वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो स्ट्रेट वायर में ज्यादातर जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना, उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर भी होगा, उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर होगा। तो ये राइट हैंड मैंने यूज किया, राइट हैंड ही यूज करना है राइट हैंड थंब रूल के लिए। तो राइट हैंड की डायरेक्शन में एल की, राइट हैंड को एल, फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का है इनवर्ड। तो ये फिंगर्स ऐसे रखी यहां पर और इनवर्ड वाली डायरेक्शन में मैंने घुमा दिया। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। क्या किया, दोबारा देखो, फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो मैं इन फिंगर्स को अंदर की तरफ घुमाऊंगा तो थंब ऊपर आ रहा है, मतलब फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पर मैं करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखो इसमें करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने हाथ फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में हमें एल की डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखनी होती है। अब क्योंकि वायर में करंट जो है वो एल की डायरेक्शन, मतलब जो एल है वो करंट की डायरेक्शन में ही है ना, आई एल, जो हम आई इंटू एल लेते हैं। तो आई एल ये वाली डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाई तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। तो फोर्स कहाँ आ रहा है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। आई गेस आपको क्लियर हुई होगी डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज कर सकते हैं और राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि करंट है, यहाँ पर दिया हुआ है इस वायर, जो वायर है वायर की लेंथ हमें पता है, लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू भी गिवन है और करंट की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है ना, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है। हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालें तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल को। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि हम ज़्यादातर एक ही रूल याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कहाँ कहाँ लग सकता है ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ। जहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हर उस जगह पर राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं।
तो राइट हैंड के अकॉर्डिंग मैं अगर देखता हूँ तो मैंने करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखा और मुझे फिंगर्स को घुमाना है बी की डायरेक्शन में। बी है ऊपर वाली तरफ। अब हमेशा ध्यान रखना हम हाथ को इसी तरीके से घुमाते हैं, है ना। या ये चीज याद रखो कि हाथ की ये वाली जो साइड है, इस साइड को हम बी की डायरेक्शन में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये करंट की डायरेक्शन है और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फिंगर्स को मैंने ऐसे घुमाया। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता तो मैं इसको ऐसे रखता और ये इस तरीके से, तो नीचे की तरफ। तो फोर्स करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाया तो फोर्स कहाँ आया, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो अपवर्ड इस तरीके से निकल कर आएगा। वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा तो ILB आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में जो वैल्यू है, जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अगर, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2, L की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और B हो जाएगी यहाँ पर 10। ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन। वहां पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकलकर आ जाएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। चलो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है जो P से Q तक है। इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है I, इसकी रेडियस R दी हुई है, ये जो सेंटर है इसका, ये हमें बताना है इस वायर पे लगने वाला टोटल करंट कितना होगा। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये वायर छोटे छोटे, जो सेमी सर्कुलर वायर है वो छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है। अब मैं पहले इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि अगर मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूँ तो यहाँ पर अब हमें करंट के फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। तो एक चीज देखो, ये वायर स्ट्रेट नहीं है, ये वायर सेमी सर्कल है, तो लेंथ क्या कंसीडर करेंगे। अब लेंथ को कंसीडर करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है उसके बीच के शॉर्टेस्ट लेंथ हम कंसीडर करते हैं। तो लेंथ के लिए तो हम ये वाली चीज कंसीडर करेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो मान लीजिए कि इसके लिए जो अगर जो हमारे अकॉर्डिंग जो लेंथ बनेगी वो तो हो जाएगी कितनी, 2R। अब इस 2R वायर जो है इसमें करंट किसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कहाँ से शुरू हो रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है। तो अगर हमारे अकॉर्डिंग ये वायर होता तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, तो ये बेसिकली इस तरीके से चेंज हो गया। सिंपल सी चीज हो गई अब, ठीक है। अब मैं करंट की लेंथ भी पता है मुझे, करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड वाली डायरेक्शन में है। अब फोर्स की डायरेक्शन भी पता लगा लेंगे। राइट हैंड थंब रूल का मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों से मैं बता दूंगा आपको। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा तो मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फोर्स कहां पर आ रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर बेसिकली ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए ऐसे मान लिया, एक्चुअल में तो फोर्स इस पर लग रहा होगा, यहां पर लग रहा होगा, तो फोर्स की ये डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर वाली तरफ। अब कैलकुलेशन अगर हम लेते हैं तो यहां पर हम कैलकुलेशन लेंगे तो आई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10 मिली एम्पेयर, 10⁻³ L की वैल्यू है 2R यहाँ पर डायमीटर जो होगी वो हो जाएगी, और B की वैल्यू है यहाँ पर 2 टेस्ला। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1, ये 2 और 20 × 10⁻³ फोर्स। तो ये फोर्स की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 0.02 न्यूटन बोल सकते हो, या 20 मिली न्यूटन हम इस फोर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो, आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा कि लेंथ कैसे कंसीडर करनी है हमें। यहाँ पर लेंथ की जो चीज है वो लेंथ किस तरीके से हमें लेनी है वो हमें क्लियर होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताना। मान लो अगर इस तरीके से एक वायर दे दिया जाए, इस तरीके का, ठीक है इस तरीके का एक वायर दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो R है, इसकी रेडियस और इसकी भी रेडियस R दी हुई है आपको। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको दिया हुआ है क्रॉस में ही। मुझे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बताना, फोर्स कितना होगा,
इस वायर में फोर्स कितना होगा और डायरेक्शन कितनी होगी वो मुझे बताना। डायरेक्शन की भी वैल्यू आप बता सकते, डायरेक्शन बताना मुझे कौन किस तरफ आएगी। अच्छा, इसको इस क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन में FBI से भी निकाल सकता हूँ, मतलब करंट की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप FBI ऐसे याद रख सकते हो, FBI, ठीक है ना। तो I किस डायरेक्शन में, इस तरफ। इसमें देखो I इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ राइट हैंड थंब रूल, उसके बारे में बता चुका हूँ कि क्यों प्रेफर करता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रिंग दी हुई है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इस रिंग में करंट फ्लो कर रहा है I। यहाँ पर इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जिस ऐसे रीजन में रख दिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ निकाल के लगाया हुआ है। हमें बताना है कि यहाँ पर जो रिंग है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा और पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। अब बात छोटी सी समझने वाली है कि हम यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाए कि इस पर तो टोटल लेंथ ही जीरो हो जाएगी, कि जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे वायर खत्म हो रहा है, तो टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। सही बात है, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर कुछ ना कुछ, हर एलिमेंट पर अगर छोटा एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स जरूर लगेगा, नेट फोर्स जरूर जीरो हो सकता है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस रिंग का एक छोटा सा अगर मैं एलिमेंट कंसिडर करता हूँ तो ये एक स्मॉल वायर की तरह, स्मॉल स्ट्रेट वायर की तरह काम कर रहा है, जिसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ करंट की डायरेक्शन ऐसे है। अब इस छोटे से पार्ट में अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा, मुझे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहा हूँ। तो करंट की ये डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो इस तरह से घुमाऊंगा, ये आई और ये इस तरह से, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर वाली डायरेक्शन में, तो इस एलिमेंट पर फोर्स आ रहा है बाहर। इसी तरीके से जब आप इस चीज के लिए निकालोगे ना, इस पोर्शन के लिए निकालोगे, निकाल के देखना, मैं बता ही देता हूँ चलो आपको। करंट की डायरेक्शन ये है, इस वाले पोर्शन के लिए देखो, करंट की ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरफ। तो इस तरीके से हर एक छोटे छोटे पार्ट्स पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी लगेगा, इस जगह पे मैंने 4 जगह पर बना दिया है आमने सामने वाले पॉइंट्स पर। तो इस एलिमेंट पर फोर्स इधर लग रहा है तो इसके जस्ट सामने वाले एलिमेंट पर फोर्स इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ये वाला फोर्स खींच जरूर रहा होगा, ये इधर और ये वाला इस वाली डायरेक्शन में एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ के लिए भी होगा। तो टोटल फोर्स जो होंगे, इस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो टोटल फोर्स तो कितना हो जाएगा, 0। एफ नेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो एफ नेट यहां पर बन जाएगा हमारे पास 0, लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स पर फोर्स जरूर लग रहा होगा। तो अगर मान लो इस छोटे से, इस वाले एलिमेंट के लिए मैं बात करूं, ये छोटा सा जो एलिमेंट है, इसकी लेंथ अगर मैं dl कंसीडर करता हूं, इस पर फोर्स f इस तरह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इसमें स्मॉल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, I dl इंटू बी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम बात करें तो df बाई dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IB। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एक करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब ये चीज ध्यान रखना, इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेज। तो क्यों, क्योंकि ये सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की शेप को जरूर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, शेप को जरूर चेंज कर देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसी में ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस तरह का कोई एक छोटा सा एक ऐसे लूप दिया हुआ है, कंडक्टिंग लूप है, इसमें भी कोई करंट फ्लो कर रहा है। इसको मैं इसी तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेम यही सिनेरियो हम लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। अब आप अगर देखोगे ना, तो जैसे ये वाला एलिमेंट देखोगे जब, तो इस पर जब फोर्स निकालोगे ना, तो ये आई की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ, लेंथ के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स हमेशा। तो यहाँ पर ये फोर्स इधर लग रहा होगा, इसी तरीके से फोर्स कुछ इस पे इधर लग रहा होगा। तो ये जब चारों तरफ से फोर्स लगेंगे तो ये इस लूप को खींचेंगे,
खींचेंगे तो उसकी वजह से क्या बनेगी, ये जो लूप होगा ना वो लूप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरह का एक सिमेट्रिकल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल सर्कल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो शेप चेंज कर दिए, क्लियर है ये चीज। इसी में एक और आगे चीज देख लेते हैं। मान लो सेम ये चीज दी हुई है, लूप दिया हुआ है, इसमें फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लग रहा होता है ना तो यहाँ पर वायर जो है, वायर को खींचा गया है। मान लो कि यही चीज है ना, ये चीज है, या इसी की मैं बात करता हूँ। इसको हमने इस तरीके से फोर्स में रखा तो फोर्स की वजह से ये एक्सटेंड हो गया, इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर इस वायर में जो ये लूप है, इस वायर लूप के वायर में टेंशन जनरेट हो गई होगी। किसी भी चीज को खींचा जाता है तो थोड़ा सा एक्सटेंशन उसमें आ जाता है, उसकी वजह से टेंशन जनरेट हो जाती है। टेंशन जब जनरेट हुई होगी तो उस टेंशन की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। मैं डायरेक्ट वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, मैं तरीका बता देता हूँ, उसको याद रखना। इसको दो पार्ट में कट करो, दो पार्ट में कट करोगे तो ये इस तरह, क्योंकि ये कहीं जा नहीं रहा, इस पर टोटल फोर्स लगेगा इसी तरीके से, तो ये कहीं जाएगी तो है नहीं, अपनी जगह पर एस पर है। तो अगर मैंने इसको दो पार्ट में इस तरीके से कट कर दिया ये, और ये फिर भी कहीं नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इस ऊपर वाले पार्ट पर टोटल फोर्स, अब देखना समझना, सेमी सर्कल है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है और इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स नीचे, और इस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर वाली। अगर ये इस तरह से बीच में कट कर दिया फिर भी ये कहीं नहीं, मतलब अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, इसका मतलब ये ना तो ये पार्ट कहीं जा रहा है, ये ना ये पार्ट कहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंड पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। इसको मैं ऐसे बनाऊं, एक पार्ट को अगर मैं सिर्फ कंसिडर करता हूं तो ये हम इसको ऐसे बना देते हैं। ऊपर वाला पार्ट हाइपोथेटिकली कंसिडर किया है मैंने, अगर कट किया होगा तो इस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, मैग्नेटिक वाला तो ऊपर। अब क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा जो इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, वो होता है टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स, तो ये वाला जो लूप है ऊपर, हाफ लूप जो है उस पर जो फोर्स है, देखो तुम ऐसे समझो कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पोर्शन को फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, और ये वाला, अगर ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे तो अगर फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये वायर जो लूप है वो टूट जाएगा। अब इनको टूटने से बचाने के लिए जो यहाँ पर बीच में इनको रोक रही है वो है टेंशन। मतलब ऐसे समझ लो कि ये बीच में फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स टेंशन का काम कर रही है और ये हाथ बंधे हुए हैं, तो जो हाथों से दोनों साइड में जो फोर्स लग रहा है ना, वो तो F है, और बीच में जो ये फिंगर्स एक दूसरे को जकड़े हुए वो टेंशन है। ठीक है, तो इस हाथ को भी कौन एडजस्ट कर रहा है, टेंशन, और इस हाथ को भी कौन एडजस्ट कर रहा है, टेंशन। तो यहाँ पर F की वैल्यू F इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी, 2T। तो F की वैल्यू कितनी है, IL, L हो जाएगा 2R, और मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये हो जाएगा 2T, 2 से 2 कैंसिल, टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, RBI। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर टेंशन, कोई भी अगर सर्कुलर लूप दिया हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, RBI। देखिए फ्रेंड्स, एक अगला केस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वायर दिए हुए हैं, दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, एक में I1 फ्लो कर रहा है और एक में I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D है, दोनों को पैरेलली रखा गया है। अब हमें ये देखना है क्या इन दोनों वायर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो देखो, मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग वायर पर कब लगता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो अगर आप थोड़ा सोचोगे, तो अगर मैं सोचता हूं कि भाई I1 ये फर्स्ट वाला वायर है और ये सेकंड वायर है, कि फर्स्ट वायर पे कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है या नहीं लग सकता। तो फर्स्ट वायर पर जो फोर्स है उस, अगर फर्स्ट वायर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगे तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, इसका खुद का नहीं, किसी और का मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकता है। सेकेंड वायर जो है उसकी वजह से, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। तो खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरीके से होगा, राइट हैंड की फिंगर को अगर मैं लिखूंगा, देखो अब करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में और ये इस तरीके से, तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर I2 की वजह से देखूंगा तो आएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में। और क्यों इस तरफ ही, क्योंकि वायर इधर ही रखा हुआ है, इस पर ही तो फोर्स चेक करना है। I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा इनवर्ड वाली डायरेक्शन में, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तुम चाहो तो इधर भी बना सकते हो।
अब मैं फर्स्ट वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया किसकी वजह से, B2 की वजह से, और ये हो गया B1 की वजह से। फर्स्ट वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, मैग्नेटिक फोर्स देखूंगा, तो देखो फर्स्ट वाला वायर से करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, करंट इस वाले के लिए कंसिडर कर रहा हूं, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ, तो इसमें फोर्स लगेगा इस वाली डायरेक्शन में F1। अब इसकी बात करते हैं, सेकेंड वाले वायर में करंट कहाँ है, इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, तो ये वाली साइड मैं नीचे की तरफ रखूंगा। हमेशा फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, ऐसे कभी नहीं घुमाना, तो इसीलिए मुझे करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, तो ये इस तरह, तो फोर्स इस पे कहाँ लगेगा, इस तरफ, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं। तो यहां पर F1 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं ना, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू I1L1B2, B2 मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पर कभी को फोर्स नहीं लगता है, हम खुद को तोड़ना कुछ मारते हैं, मारेगा तो कोई खुद ही दूसरा हमको मारेगा अगर हमने कुछ गलती करी है, तो सेम चीज यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का होगा तभी फोर्स फील होगा। तो I1L1B मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया म्यू नॉट I2 और 2πD, तो ये F1, तो F1 की वैल्यू यहां पर हो जाएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πD, तो F1 डिवाइडेड बाई L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πD। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। सेम तरीका है यूज करके जब मैं F2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो देखो जब हमने पूरा F2 कैलकुलेट किया इसी तरीके से, तो यहां पर हमारे पास F2 डिवाइडेड बाई L2, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्योंकि ये वायर इन्फिनिटी लेंथ कंसीडर किया हुआ, लॉन्ग वायर कंसीडर किया है, तो इसके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ये लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पर इस तरीके से, तो दोनों पर देखो, दोनों पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है वो कितनी आ रही, इक्वल आ रही है। इसका मतलब अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट हम देख सकते हैं कि दो वायर अगर रखे हुए हों आपस में, तो उन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आती है वो ये आती है। इसको थोड़ा समराइज अगर मैं करूंगा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो इसको मैं I1 इंटू B2 भी लिख सकता हूं। अगर आप थोड़ा सा यहां से देखोगे ना, तो L1 यहां पर डिवाइड कर दोगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आती है वो I1 B2 और इसके लिए I2 B1 आ जाएगी इस सिचुएशन के लिए, और ये फॉर्मूला कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब बेसिकली अब यहां पर हमें जो रिजल्ट्स याद रखने हैं वो क्या रिजल्ट्स याद रखने हैं, रिजल्ट क्या याद रखने हैं इसमें, देखिए फ्रेंड्स, अब रिजल्ट क्या याद रखना, रिजल्ट ये याद रखना है, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है वो होती है I इंटू बी, फोर्स, करंट, उस वायर में करंट, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो वायर रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दो वायर आसपास आमने सामने रखे हुए और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यहां पर क्या लगेगा, रिपल्शन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल्शन होगा, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होगा। अब इसका बेसिक्स बहुत, इस रिजल्ट को मैं यूज करके कई सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं। जैसे समझना, यहां पर मान लीजिए आपके पास एक वायर दिया हुआ है, बिना उसके हम यहां पर सोल्व करेंगे, बिना इसके, एक वायर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है और एक लूप है इस तरह से रखा हुआ है, ये लूप किसी डिस्टेंस पर ये लूप है, इस तरह से इसमें भी कोई करंट फ्लो कर रहा है I, और इसमें कोई स्मॉल I करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंथ है B और ये लेंथ है A, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये लूप जो होगा इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा या अपनी जगह पर बना रहेगा। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन तभी होता है जब फोर्स वगैरह लग रहा हो। तो बेसिकली हमें पता है कि दो, यहां पर ये वायर और ये यहां पर भी, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। तो इंडिविजुअल वायर्स के बीच में फोर्सेस देख लेते हैं। तो अब समझना, यहां पर मैं सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन, तो हमें ये पता है कि अब देखो
ये वाला वायर जो है, ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये दोनों, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वाला वायर और ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये वायर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो F1। ये वाला वायर और इन दोनों में करंट अपोजिट है तो इसमें ये F4 अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है इस वायर की। तो इस वायर पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अब ये मैं बता सकता हूँ। अब इसके लिए भी मैं चाहूँ ना तो ट्रिक निकाल सकता हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी कोई लूप है, अगर किसी लूप पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, कोई भी लूप दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये लूप दिया, किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरह का, इस तरीके, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, सपोज इस लूप पर हमें ये पता चल गया कि इस पार्ट में मैग्नेटिक फोर्स बाहर लग रहा है, तो इसके पूरे पार्ट पर मैग्नेटिक फोर्स बाहर ही लगेगा, बाहर की साइड ही लगेगा। अगर मान लीजिए इस पर फोर्स बाहर लग रहा है तो इस पर भी बाहर, इस पर भी बाहर। अगर अंदर लग रहा है तो ये भी एक तरह का लूप ही है। तो इस पे, इस वाले पॉइंट पे अगर आपको ये भी पता लग गया ना तो ऑटोमेटिकली ये फोर्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि लूप में करंट एक ही ऑर्डर में फ्लो कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ना तो आपको पता लगना चाहिए कि ये वाला फोर्स जो है, मैं इसको करके भी बताऊंगा आपको। तो इस पे, इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर वाले डायरेक्शन में। और इस वाले वायर पर जो फोर्स लगना चाहिए वो कहाँ लगना चाहिए, नीचे वाले डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात आती है F2 और F3 की। ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्यों इक्वल इस तरह से रहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे सेम डिस्टेंस पर है। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट अगर मैंने कंसिडर किया तो इस एलिमेंट की लेंथ इस यहाँ से अगर R है तो इसके जस्ट अपोजिट में एक और ये वाला एलिमेंट है, इसकी भी लेंथ यहाँ से R ही होगी। और फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स की अगर मैं कंसिडर करूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात कर लेते हैं या फोर्स की भी बात करते हैं तो ILB, ये तो एक जैसा है, लेकिन B का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R। तो जहां पर यहाँ पर भी R डिस्टेंस है, यहाँ पर भी R डिस्टेंस है, तो B एक इक्वल हो जाएगा, इस पर भी और इस पर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऊपर वाला फोर्स इसी तरीके से यहाँ वाले पार्ट में और यहाँ वाले पार्ट में जो फोर्स लग रहा होगा वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अब बात आती है इन दोनों पोर्शन की। तो ये वाला F1 और F4 में से कौन ज्यादा होगा, F1 ज्यादा पास में, F1 पास में है तो F1 के लिए R1 कम है और F4 के लिए R2 ज्यादा है, मतलब F4 की डिस्टेंस ज्यादा है तो F4 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हमें पता है B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, तो R जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी और F2 की वैल्यू कम होगी। F1 की वैल्यू, ये डायरेक्शन आई गेस आपको समझ में आ गई होगी। वायर जितना क्लोज रखा होगा ना, फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो ओवरऑल ये वाला जो लूप होगा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, मतलब ये अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स दी वायर। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंपल सा टॉपिक है। क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब, अगर कोई भी लूप है, सबसे पहली बात तो ये लूप की, ये मैग्नेटिक मोमेंट वही है जैसे बार मैग्नेट का हमने निकाला था मैग्नेटिक मोमेंट, उसी तरीके से ये है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, उसी तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब क्योंकि मैं लूप के लिए क्यों मान रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ लूप के लिए, मैंने आपको इससे जब ये मैग्नेटिज्म वाली सीरीज हम शुरू कर रहे थे, जब हमने रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। मैं अभी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई लूप है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके सेंटर पर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसका, उस लूप का एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और दूसरी साइड साउथ पोल की तरह काम करता है। मतलब वो लूप एक तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो एक लूप है जिसका एरिया अगर ए दिया हुआ है, एरिया, यहाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। एरिया जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी होती है। अब किसी को लग रहा हो कि मैं यहाँ कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली कोई भी प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर
कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं तो उस वेक्टर को ही हम उसका एरिया वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर लूप है, जैसे इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। अब इसका मैं एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करूंगा, तो एरिया वेक्टर डिफाइन करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। करंट की जो डायरेक्शन है उसमें हम फिंगर्स को घुमाएंगे, जो थंब आएगा वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। यह सिंपल सा और बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा ना, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा ना, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। तो आप अगर ऐसे घुमाओगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। यूनिट ये शेप कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर लूप हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका यूज अभी हम जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क कैलकुलेशन में हम यहाँ पर होता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है ये एक, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है करंट आई, और जो इसकी लेंथ है वो ए दी हुई है, स्क्वायर है। तो मुझे बताना है मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बेसिकली करंट आई, एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर एक ही बार, जैसे वायर हमने यूज किया होगा इस तरीके से, मान लीजिए एक यहाँ से मैंने वायर शुरू किया और यहाँ पर, तो ये एक स्क्वायर लूप बन गया। एक बार और अगर टर्न ले लिया तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे उतने वहां पर उन नंबर ऑफ टर्न्स को आई से मल्टीप्लाई करते जाना। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके अगर मैं लिखूं तो इसको हम आई ए एन भी लिख सकते हैं। यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो m यहाँ पर i इंटू ए स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है। i इंटू ए स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पर मैग्नेटिक ये हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि भाई जिस डायरेक्शन में, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी लूप जो होगा वो डाइपोल की तरह, तो इस डाइपोल का एक कोई साउथ पोल और नॉर्थ पोल होना चाहिए ना। बहुत अच्छी सी समझ में है ये। अब जिस तरफ एरिया वेक्टर है ना उसी तरफ नॉर्थ पोल बन रहा होगा। तो आप अगर देखोगे फिंगर्स को, एक एरिया वेक्टर इसमें इनवर्ड है, तो इनवर्ड है तो अंदर इस सामने से जो फेस दिख रहा है वो तो कौन सा हो जाएगा, साउथ, और इनवर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। मतलब अगर आप इधर से देखोगे ना तो ये साउथ दिखेगा, और पीछे वाला जो फेस है इस पेपर के नीचे से कोई जाके इसको देखे तो वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। इसी में जैसे ये वाला है तो ऊपर वाली जो साइड है, ऊपर वाला फेस जो हमें दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और जिसके नीचे जो है वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है, देखिए फ्रेंड, एक सब मैंने लूप लिया है और इसको मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और उसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन दी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। इस लूप में अब फोर्स कहाँ पर, किस वायर में, रेक्टेंगुलर लूप लिया है तो उन 4 वायर से मिलकर बना हुआ होगा, स्ट्रेट वायर से। इस पर फोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन दोनों वायर्स की, तो इन दोनों वायर्स पर फोर्स नहीं लगेगा। इस वाले पोर्शन पे, जैसे ये ए है, ये बी, सी और डी, बीसी और एडी वाले वायर पर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, F इजिकल्स टू आई एल बी साइन थीटा। यहां पर L और B दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है L क्रॉस B करते थे तो L क्रॉस B यानी कि आई एल क्रॉस B करते तो I और B दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग सकता है। क्लियर है ये चीज यहाँ पर। या एक सिंपल और छोटा सा रीजन मैं बताता हूँ। करंट चलता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से। सपोज करंट यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से चल रहा होगा तो तुम सोचो इस वायर में चार्ज पार्टिकल चल रहा है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो उस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लग पाएगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा इसका मतलब इस वायर पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इन दोनों पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बात करते हैं ए बी वायर की। अब ए बी वायर पर फोर्स लग सकता है क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, करंट की डायरेक्शन, और ये वाली साइड मैंने इस तरफ रखी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो आई से बी की डायरेक्शन में जब मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा, थंब आ रहा है इनवर्ड, थंब इनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इनवर्ड वाली डायरेक्शन में। तो मैं क्रॉस बना देता हूं। क्रॉस का मतलब ही होता है इनवर्ड वाली डायरेक्शन।
और इस पर लगेगा, देखते हैं इस पर कहाँ लगेगा। करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ और फोर्स, ये करंट की डायरेक्शन है कहाँ पर, नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, इस तरीके से मुझे घुमानी पड़ेगी फिंगर्स को, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार फिंगर्स में चक्कर आ जा दिक्कत होती है। तो आप आई से बी, तो आई से जब बी के डायरेक्शन में घुमाऊंगा, आप चेक करके देखना, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एक तो इनवर्ड आ रहा होगा, एक और ऊपर आ रहा होगा। तो अगर ये प्लेन है, सपोज ये प्लेन है, तो इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से रोटेट होने लग जाए। ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता। दोनों की वैल्यू, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है F1, इस पर जो फोर्स लग रहा है F2, दोनों की वैल्यू भी एक जैसी है। कैसे, F1 और F2 की वैल्यू एक जैसी है ना, क्योंकि लेंथ एक जैसी है। तो ये लेंथ अगर B है यहाँ पर, तो ये आई बी है ना, और ये L अगर सपोज मैं मान लेता हूँ, तो आई एल बी, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, जब हम पूरा, तो इसका मतलब ये टॉर्क की तरह घूमेगा। अब यहाँ पर जब हम इसको पूरा कैलकुलेट में पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जब इसका हम टॉर्क निकालते हैं, बेसिकली घूमने लग जाएगा। तो यहाँ पर जब हम टॉर्क किसके अबाउट घूमेगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट, या रोटेट करने लगेगा ऐसे। तो टॉर्क जब मैं लिखूंगा तो ये आता है एम क्रॉस बी। एम ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला है, एम क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है ना, एम पता है मैग्नेटिक मोमेंट, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट मैं निकाल सकता हूँ आई इंटू ए करके। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इनवर्ड। ये हो गया सपोज मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड वाली डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क कैसे आ रहा है, एम क्रॉस बी से। तो एम क्रॉस मतलब ये एम है, ये बी है, तो एम से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाऊंगा, तो एम से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाऊंगा तो टॉर्क आएगा नीचे वाली साइड। एम से, आप खुद भी घुमा के देखो, एम से बी की डायरेक्शन में। और जो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में घूम रही है ना, वो टॉर्क इसके रोटेशन की डायरेक्शन को दिखा रही है। देखो m क्रॉस b करा ना, मतलब m से b की तरफ जा रहा होगा, ये m से b की तरफ। तो m से b की तरफ चलेंगे तो फिंगर्स को अगर मैं m से b की डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो फोर्स इस तरफ आ रहा है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो नीचे वाली डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है। रोटेशन आपको पता लग ही रहा होगा कि m से b घुमाओगे तो जो फिंगर्स है वो रोटेशन की डायरेक्शन को बता रही है यहाँ टॉर्क में। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो m और b के बीच की, m की डायरेक्शन मैंने बताई दी आपको कैसे निकालना है। वेक्टर की जगह अगर नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। क्लियर है। ये यहाँ पर यूनिट जो है न्यूटन इंटू मीटर होती है यहाँ पर टॉर्क की यूनिट। टॉर्क, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन एक जैसी होती है। यूनिट अलग अलग हो सकती है लेकिन डायमेंशन एक ही जैसी होती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लूप है आपको जो एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताना है और टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करते हैं हम इसको, तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए वेक्टर। करंट तो आई है, एरिया जो है यहाँ पर, तो एरिया की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो एरिया बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a,0 और ये, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हो जाएगी a और ये वाली लेंथ है b, तो एरिया हो जाएगा a इंटू बी। अब बात आती है डायरेक्शन की, a वेक्टर की डायरेक्शन। तो a वेक्टर की डायरेक्शन जो है, हम यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो मैग्नेटिक ये लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाऊंगा तो थंब आ रहा है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब z माइनस जेड डायरेक्शन। आप घुमा के देखो, ये x है ये y है, तो इनवर्ड क्या होगा, माइनस जेड, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस का k कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, i माइनस का i ए बी k कैप यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब बात आती है इसमें सेकेंड पॉइंट की, जो है टॉर्क। टॉर्क होता है m क्रॉस b। m हमें पता है क्या है, माइनस i ए बी के कैप। ठीक,
और क्रॉस बी, बी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, बी की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की? आई कैप। ठीक है, तो आप जब इसे लिखोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस ए बी इंटू बी के कैप माइनस क्रॉस आई कैप। ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप। अब इसको कैसे चेक करते हैं? जब सिर्फ दो यूनिट वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आई जे एंड के, है ना, इस तरह से। तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा? जे आएगा। तो के क्रॉस आई करने पर जे आ रहा है, मतलब सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस आई ए बी जे के। मतलब जो टॉर्क आएगा ना वो माइनस जेड वाली डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये इधर जो है ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि दो रिंग्स दी हुई है आपको जिनकी रेडियस आर है, करंट आई है। हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बताना है कि कितना होगा। जो रिंग, फर्स्ट वाली रिंग, इसको मैं फर्स्ट रिंग कंसिडर कर लेता हूं और ये वाली सेकंड रिंग। जो फर्स्ट रिंग है वो एक वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में दी हुई है, और जो सेकंड रिंग है वो एक्स जेड प्लेन में दी हुई, इस प्लेन के अंदर दी हुई है। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस देखते हैं। तो अब सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट वाली रिंग की बात करूंगा तो फर्स्ट वाली रिंग कुछ इस तरीके से, फर्स्ट रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से रखी हुई। यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो ये ऐसे है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि ये एक्स वाली डायरेक्शन है, ये वाई वाली डायरेक्शन है, ये वाई वाली एक्सिस है, ये इस तरीके से वाई है, ये एक्स वाली एक्सिस है, और इस प्लेन में ये रिंग रखी हुई है। और इसमें करंट ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो करंट इस तरीके से चल रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? माइनस एक्स वाली डायरेक्शन में। करंट जिस तरह से चल रहा है, आप मैग्नेटिक फील्ड ही देख लो ना, बाहर से अंदर की तरफ करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? यानी कि इसका मैग्नेटिक एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस वाले डायरेक्शन में। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं देखूं तो उस रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। सेकंड वाले के लिए अगर हम देखते हैं तो सेकंड वाला जो लूप है उसमें वो एक्स जेड प्लेन में, मतलब इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। ये एक्स वाली एक्सिस, ये वाई वाली एक्सिस और ये जेड वाली, तो ये इस तरीके से इस वाले और इस वाले एक्सिस पे रखा हुआ है। करंट ऐसे चल रहा है इसमें, इस तरीके से यहाँ से, और करंट ऐसे चल रहा है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? इनवर्ड। इनवर्ड वाली मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में। इनवर्ड तो यही वाला है, तो ये माइनस वाई वाली डायरेक्शन में। तो M2 ये दोनों ऐसे दिए, मतलब ये तो माइनस जेड वाली डायरेक्शन हो गई और ये कौन सी होगी? माइनस की आई कैप वाली डायरेक्शन। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो M नेट तो यहाँ पर जो होगा वो तो यही होगा M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर। तो आप यहाँ पर M1 की वैल्यू हम लिखते हैं अगर मैग्नीट्यूड, तो M1 हो जाएगा आई आर स्क्वायर और M2 भी क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर माइनस का आई कैप और ये आई आर स्क्वायर जे कैप। तो एम नेट जो बनेगा यहाँ पर वो बन जाएगा माइनस आई आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। माइनस आई आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप, ये मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो हमारे पास इस तरीके से, अब इसके आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? आई आर स्क्वायर अंडर रूट 2, यूनिट आपको पता है ही सही। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टॉर्क के बारे में बात की, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। लास्ट में इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा। देखिए, लॉरेंट्ज फोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स की लगने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो जब उस चार्ज पार्टिकल पर दोनों फोर्स लगने लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर उस पार्टिकल पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स बोल देंगे, और अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोल देंगे।
ये सिंपली अगर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक की चार्ज ई की वजह से लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देंगे। सिंपल सी चीजें, बहुत अलग से नहीं है। इतना सा ध्यान रखो कि अगर कॉम्बिनेशन चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब वो लॉरेंट फोर्स हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कि ई वी बी और तीनों पैरेलल हैं, तो अगर वेलोसिटी मैग्नेट चार्ज पार्टिकल की पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एफ एम जो होगा वो क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो ये यहाँ पर इस सिचुएशन में जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या नहीं होगा? नॉन जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। जब ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, जब ये वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगी, इसका मतलब इस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब ये कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या नाम है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो सकता है, या फिर अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल ऐसे दिया हुआ है और वेलोसिटी ये इसकी इस तरह से, मैग्नेटिक फोर्स जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से, फील्ड इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? V क्रॉस B। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? ऊपर वाली डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन तीनों के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। एक इस डायरेक्शन में है, एक एक्स डायरेक्शन में है, और एक यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा? नीचे वाली ऊपर इस तरफ आ जाए। चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा चार्ज पार्टिकल पर वो नीचे लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। तो यहाँ पर, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं एक स्पेशल कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर V इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। मतलब ये एक्स वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्स वाली डायरेक्शन, ये वाई वाली डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ रहा था यहाँ पर इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे आ रहा था। तो यहाँ पॉसिबिलिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कभी ना कभी कैंसिल हो जाए। अगर ये कैंसिल हो गए तो अगर मान लीजिए एफ एम इक्वल टू किसके हो गया? एफ ई के। तो एफ एम किसके इक्वल होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, तो 90 डिग्री है, और ये हो गया ई इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये यहाँ पर हो जाता है, इस तरीके से ही लिखते हैं। तो यहाँ पर जो V हो, अच्छा ये यहाँ पर Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो V B इक्वल टू क्या हो जाता है? E। तो V की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई B। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर में। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता है? मान लीजिए कई सारे इलेक्ट्रॉन से कई सारे चार्ज पार्टिकल है, इस मान लीजिए कि इधर से कई सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, इस तरह से। एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक की है 20 मीटर पर सेकेंड, एक की 10 है, फिर एक की 25 है, और एक और की 10 मीटर पर। इसमें से हमें वो पार्टिकल सेलेक्ट करने हैं जिनकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका यूज कैसे करते हैं? मतलब हमें पता लग गया हमें सिर्फ वो पार्टिकल, क्योंकि कई सारे पार्टिकल्स हैं, मुझे सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी को ही सेलेक्ट करना है, पार्टिकल्स को ही सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर V इक्वल्स टू ई बी है। तो सपोज मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर फिक्स कर दिया कि B मैंने लगा दिखा है 1 टेस्ला, फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब V इक्वल्स टू क्या हो गया? E डिवाइडेड बाई 1। क्लियर। अब अगर मुझे इसमें से 10 मीटर पर सेकेंड वाले ही मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना पड़ेगा? तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होगी? B। मतलब अगर मुझे 10 मीटर पर सेकेंड वाले मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाली डायरेक्शन में लगा दूंगा, कितना? 10 वोल्ट पर मीटर वाला। तो सिर्फ इसमें से 10 मीटर पर सेकेंड वाले चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के चले जाएंगे। बिना डिफ्लेक्शन के क्यों जाएंगे? क्योंकि 10 मीटर वाले पर ही तो नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएंगे, और बाकी इधर उधर अब
किसी ना किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? अगर मान लो मेरे को इसमें से 20 मीटर पर सेकेंड वाला पार्टिकल चाहिए तो मैं यहाँ पे ई कितना लिखूंगा, 20 लिख दूंगा। 20 लिखने से क्या होगा कि मुझे सिर्फ 20 मीटर वाले पार्टिकल इस जगह पर कलेक्ट मेरे पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी सेलेक्टर काम करता है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये लॉरेंट फोर्स था, तो आपको पता होना चाहिए कि यही चीज़ लॉरेंट फोर्स हो जाती है। इसको आप कई जगह पर ऐसे भी देखोगे, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? तो ये चीज़ थी हमारे पास लॉरेंट फोर्स के बारे में। और ये बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है इस सीरीज़ का। नेक्स्ट सीरीज़ जो हम यहाँ पर मैं शुरू करूँगा वो होगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड होगा और मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड होगा। तो इसके जस्ट बाद हम मैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके जो लेक्चर के जो नोट्स है इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रीवियस वाली अगर नहीं ली है तो वो भी आप टेलीग्राम फिजिक्सशाला टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर देना, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्सशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।